खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ भट्ट साहब, मैं हूं सईद काजी और मेरे साथ हैं जनाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। कुछ खबरें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर एक दफ़ा बयान दिया है कि इस मुल्क को आर्मी चीफ ने डिफ़ॉल्ट से बचाया है। इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि जो बाजवा साहब थे वो भी करते, तो ये किस काम के हैं, ये क्या काम करते हैं अपना, ये तो ज़ाहिर है उनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे मुल्क की सिक्योरिटी उनके ज़िम्मे है, तो ये सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए हैं काम अगर उन्होंने करने हैं तो। अच्छा, फिर नवाज शरीफ साहब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, जो आज एहतसाब अदालत में फ़ैसला आया है, तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। उसमें उन्होंने एक पिटीशन दायर कर रखी थी और बिल्कुल वो नायद हुए, इंशाल्लाह दोबारा आ जाएंगे। और इससे पहले क्यों हुआ और क्या हुआ, इससे बड़ी साहब आपसे पूछेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से बातें आ रही हैं कि शायद वो बहुत डेस्परेट हो गए और ख़ुद गिरफ्तारी दे देना चाहते हैं, और ये क्या असाबी तौर पर तो बहुत मजबूत इंसान बताए जाते हैं, तो फिर क्या फिर वो गिरफ्तारी दे रहे हैं। 3 अरब लोगों ने लिए, 620 लोगों ने लिए, मगर हमारे स्टेट बैंक का कहना है कि हम उनका नाम नहीं बता सकते, अलबत्ता पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बता देंगे। चलें उनको बता दें, उनके ज़रिए हमारे तक पहुंच जाए, और फिर वो क्या माशाल्लाह कौमी जो है उसमें मसलहतें थी जिसके बायस उनको ये सारे पैसे दिए गए। बड़ी साहब, बात ये है कि हम अपना काम नहीं करते, हम हर काम जो है वो जो सैलाब आ जाए तो आर्मी आ जाए, जो कोई अगर कोई और नेचुरल कैलेमिटी आती है तो कोई इदारा इन्होंने खड़ा। और पहले ये शॉर्ट सुन लें और ये ज़रा स्क्रीन भी बताएं यार, चल नहीं रही। बड़ी मुश्किल से हमने IMF का प्रोग्राम किया, और IMF के जो प्रोग्राम है ये कोई मिठाई नहीं है, ये कोई खुशहाली का दौर नहीं है, ये मजबूरी है। हमें पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना था। जो हमारे दुश्मन थे अंदर बैठे और बाहर, जो डिफॉल्ट के लिए ना बड़ी दिन रात वो दुआएं कर रहे थे, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को दफन कर दिया। जो कि पाकिस्तान के मुखालिफ थे, उन दोस्त ममालिक का, चीन का, सऊदी अरेबिया का, UAE का, सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अरबों डॉलर हमें इस मौके के ऊपर खड़े होने के लिए दिए। मैं सिपा सलार का, पाकिस्तान का, मुनीर साहब का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी पूरी मावनत की। सऊदी अरेबिया से, UAE से 3 अरब डॉलर लेके दिए। बड़ी साहब, मैं थोड़ा सा सवाल कर लूं आपसे, मुझे सवाल की इजाजत दे दीजिएगा, और दफन हो जाएं वो लोग जो हमारे मुल्क का बुरा चाहते हैं, मगर मेरा सवाल आपसे ये है, दुनिया का जरखेज तरीन मुल्क, मादनियात से भरा हुआ मुल्क, नेचुरल जितने रिसोर्सेज हैं उससे भरा हुआ मुल्क, उसे डिफॉल्ट पे कौन लेके आया? ये जो हुक्मरान थे बारी बारी जो आए, इनका कितना हिस्सा था, या ये आपकी वजह से हुआ भट्टी साहब डिफॉल्ट के जो हम करीब आए हैं? फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे पाकिस्तान की आवाम में मादनियात, आप जैसे कहा, बहुत सारी दौलत से कुदरती माला माल है, लेकिन बदकिस्मती है जो हुक्मरान वक्त आया उसने गिद्धों की तरह इस मुल्क को काटा। देखिए, हर कोई अदारा जो बनाया जाता है उसका मकसद है, ज़कात व शर बनाया गया उसका मकसद है, FIA का एक मकसद है, नैब का एक मकसद है, सुई गैस का एक मकसद है। अगर मुल्क का मुंतहिब वजीर आजम, जिसे वो मुंतहिब कहते हैं, वो कहते हैं डिफॉल्ट, पहले तो बताएं डिफॉल्ट तक आए क्यों? मोहतरम, आज पहली दफा तो आप इक़्तिदार में नहीं आए, 9 अप्रैल 2022 आपका पहला दिन तो नहीं था। एक आपका एक दुश्मन मुल्क भारत है, दिन रात आप पर वार करता है, पाक फौज पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, हजारों लाखों शहादतें और गाजियों पर है। पुलिस का एक फर्दा रात 12 बजे भी नाका लगाती है, 4 बजे भी नाका लगाती है, सुबह भी लगाती है, लेकिन इसकी वो ड्यूटी लेती है साफी। मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं सैलरी ले रहा हूँ, तो ये इनकी नाकामियां हैं। ये पहले तो ये बताते हैं कि डिफॉल्ट की वजूहात क्या हुई, क्या हुक्माजी के कौन कौन से हुक्मरान ने कहां बर वक्त फैसले ना किए और किस किस ने कमीशन से अरबों खरबों रुपए कमाए। काजी साहब, ये इस बयानात से जमहूरियत को भी कमजोर कर रहे हैं और अदारों को पर भी उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं। खुदारा आप से लड़े, सियासी मुखालिफिन को कुचलें, आसिफ अली जरदारी को 10% कहें या इससे भी बुरे इल्जामात लगाएं, लेकिन सरकारी अदारों को खुदारा आइन में जो उनका हदूद का तयन कर दिया गया है उनसे बाहर ना लाएं। वो मुल्क के अदारे हैं, आप एक जमात का अदारा क्यों बनाते हो? अगर इससे पहले जो आज इन्होंने बयान दिया, काश गुजरांवाले का कोई एक टीवी, कोई एक बहादुर साफी जुर्रत करे होने वाली तकरीर में, जो PDM की तहरीक थी, उसकी तकरीरें और नारे लगाएं। ये अवाम को गुमराह करना छोड़ दें, खुदा का वास्ता। 10 दफा आप इक़्तिदार में आ चुके हो, 81 से लेके मुख्तलिफ अदवार में आपकी हुकूमतें नहीं, और अवाम को आप पैगाम देते हो डिफॉल्ट होने से बचा लिया। डिफॉल्ट किया किसने?
ये हालात लाए कौन? 22 करोड़ अवाम के पास तो अपने हक लेने का कोई राइट नहीं है। उनके वो तो 22 करोड़ अवाम 75 साल में साफ पानी नहीं ले सकी, एक इंसाफ नहीं ले सकी, एक तालीम की सहूलत नहीं ले सकी। तो लिहाजा सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन को कमजोर करने के लिए अदारों को ढाल ना बनाए। अदारे हमारे हैं। पानी का तो मामला है, पानी का तो किया ना हमने, गोड़ा गोड़ा पानी आपके घरों में भेज दिया हमने। सबको मैं पर्सनल जानता हूँ, वो फुट सोल्जर है। खुदा के लिए मैं मियाँ सबसे गुजारिश करता हूँ, आप भी अच्छे वजीर आज़म हैं, आप अदारों के पीछे क्यों छुप रहे हैं? खुदा का शुक्र है कोई तो ऐसा था जिसकी वजह से हमें एक जैसे लाइफ सेवर कह रहे हैं कि हमें एक ब्रेथ मिला और ब्रीदर मिला है। और एक भी मैं अर्ज कर दूं, ये भी 8-9 महीने के लिए है। आज सारे आप इकोनॉमिस्ट से बात कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि आप कब बालिग होंगे हजूर? आपको आपकी आईनी जिम्मेदारियां कब पता चलेंगी? कभी आप इनसे ही कहते हैं इस्तीफे दें, कभी फिर रोते चले जाते हैं पैसे लेके दो। ये भी अजीब बात। कादी साहब मुझे बताएं, इसहाक डार कह रहे थे IMF मेरी चुटकी है, आप जबरदस्ती उसको लाए, मुफ्ता इस्माइल जैसा कॉम्पिटेंट आदमी आपने निकाल दिया। वो किस बात की मूली है? वो किस लिए इश्तिहारी होने से सीधा वजीर बन गया? अगर आपके ये काम भी दीगर अदारों ने करने हैं, ये कोई तरीका नहीं कादी साहब कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है तो मैं आर्थोपेडिक के पास जाऊं, वो मेरा इलाज नहीं कर पाएगा। ये जमहूरी हुक्मरानों को, चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के, वजीर आज़म कोई भी हो, इन्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। जब तक ये मुखालफिन को कुचलने के लिए आइन शिकनी, कानून शिकनी और अदालतों की हुकूमत दूली करते रहेंगे, पाकिस्तान में अमन का एक ही तरीका है, दयानतदारी से मुल्क को चलाया जाए। 1973 के आइन पर मनोअन अमल किया जाए, अदालतों में मेरिट पे फैसले हों, बरवकत फैसले हों, और पैराशूट और साजिशों के जरिए आने वाले हुक्मरान अवाम के लिए बायस ज़हमत होते हैं, कभी रहमत नहीं हो सकते। बट साहब यही बात मैं आपसे आ गया कि ओ जी असी थे आगे जो संत, हाँ हमारे तो इतने भी नहीं कि हमें कोई पैसे दे दे। तो ये मतलब फिर ये क्या किया? हमारी ये सिविलियन जो एलीट थी, जिसको 5 माह पूरा एक मिल रहा है, तो इसमें इन्होंने क्या किया? काजी साहब, सऊदी अरब UAE से कर्ज दिलाने में अहम किरदार सिपह सलार पाकिस्तान ने अदा किया है। यहाँ तक तो बात ठीक है। अगर आप रवा साल 8 मार्च को देखें, 8 मार्च की तारीख को जो पाकिस्तान के बड़े 10 सरकर्दा अफराद थे, जो बिजनेसमैन थे, कारोबारी शख्सियात थी, उनसे भी यही सिपह सलार पाकिस्तान ने इसहाक डार की मौजूदगी में इनसे मीटिंग की थी। अब ये मीटिंग करना ये बहुत कोई अजंबे वाली बात नहीं है। हम पाकिस्तान के सतून हैं, 4 सतून हैं, इनमें पाक फौज, देखे ना एटमी ताकत है, मेरा मुल्क दुनिया की बड़ी 5वीं कौम है। इमरान खान की मिसाल ले ले, चेयरमैन तरीके इंसाफ की बात कर ले, उस दौर में भी बाजवा साहब की तारीफों के, कमर जवेद बाजवा साहब की, वो कहते थे कि इन्होंने ही रहमत की है। अब सवाल सिर्फ एक है, सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है उसकी फौज का सिपह सलार इंतहाई अहमियत का हामिल शख्स है। अगर वो सऊदी अरब या किसी जगह से बात करता है तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसमें क्या है, पाकिस्तान को चलाना अदलिया भी उतने ही फराइज में शामिल है जितनी सियासतदान है, साथी हैं। शामिल है, सारे शामिल है। मैं अपना काम ठीक नहीं करना, मैं व्हाट्सएप को तो यार क्या है ये मजाक बनवाते हैं आप दुनिया में सारी बातों का। और ठीक है, हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने भी हमें इस मौत के मंजर से बचा लिया है वक्ती तौर पर। अल्लाह करे हम हमेशा के लिए बच रहे हैं। अजान की ब्रेक है, उसके बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं हमारे साथ ही। बट साहब, ये जो एहतसाब अदालत ने आज एक डिसीजन दिया है और कहा है कि ये गलत फैसला हुआ था नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और सियासी इंतकाम का उनको निशाना बनाया था। एक एहतसाब अदालत थी, उसने उनके ख़िलाफ़ दे दिया, अब ये उनके हक़ में दे रहे हैं। तो ज़ाहिर है तो अदालतें में फ़ैसले मुख्तलिफ होते रहते हैं, मगर ये भी एक अजीब कहानी है। ये क्या कहानी है? इसका कुछ सर पैर समझ आता है आपको? काजी साहब, एक जो जज साहब फोत हो गए एहतसाब अदालत के, उनकी एक वीडियो आई थी, अगर याद हो, जफर मलिक यार पता नहीं, अरशद मलिक साहब, अरशद अल्लाह गरीब की रहमत करे, अरशद मलिक। जब तक ये ऑडियो और वीडियो का गंदा धंधा चलता रहेगा, ऐसे फैसले आते रहेंगे। देखें काजी साहब, ये खबर देना मेरा काम है, क्या फैसला हुआ है। यहाँ तो मोहतरम जज साहब जिन्होंने भी फैसला दिया बताते कि किसने प्रेशर डाला, किसको प्रेशर डाला, किसके जरिए डाला। जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो अदालतों को हतमी फैसले होते हैं, उसमें इफ बट नहीं होता।
ये फैसला ही मुझे कोई बदबू आ रही है इससे, नाइंसाफी की। फैसला तो मनोमन मानना होगा, अदालतों का फैसला मानना है, लेकिन उन्होंने क्या ये लिख देना कि नवाज शरीफ को जबरदस्ती किया है, उन किरदारों को एक्सपोज किया है, उनके कोई बयानात लिए हैं, उनका नाम लिया है कि किस वजह से वो कह रहे हैं। एक आदमी का पनामा केस आता है, JIT बनती है, मुल्क के तमाम अदारों के 15 अदारों के लोग उसमें शामिल होते हैं। तो ये फैसला लिखना एक नई इलेक्शन को आगे ले जाने और नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने का एक नामुनासिब रास्ता तो हो सकता है, लेकिन आपकी अदालतें और सवाल उठेंगे कि एक अदालत फैसला देती है, ठीक है आप कह दो फैसला गलत है, आप कह रहे हो जानबूझ के नवाज शरीफ को इंतकाम का, तो उसके आपको सबूत देने हैं कि कौन सी शख्सियत जाके जज को प्रेशराइज करती रही। वो पूरी JIT जो उस वक्त बनी थी, जिसके लिए जाजुल एहसन साहब सुपरविजन कर रहे थे, उन्हें कौन दबाव में ला रहा था। अदलिया ऐसे फैसले हवा में नहीं करती कि जैसे साफी ने कह दिया ये हो गया। इनका काम है मुकम्मल एविडेंस देना कि किस बेस पे ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को जानबूझ के किया था। खुदा के लिए ऑडियो वीडियो का गंदा धंधा अब छोड़ दें, अब पाकिस्तान के लिए सोचे, पाकिस्तान के लिए सोचे। आप नई जनरेशन को मैसेज क्या दे रहे हैं कि एक अदालत आती है कहता है एक बंदा नाअहल है, दूसरा आती है कि उसको दबाव करने के लिए, और एविडेंस कोई दे नहीं रही। इन जज साहबान से अदब एहतराम से है ये रिपोर्ट भेजे, और किस बुनियाद पर इन्होंने कहा, किसने प्रेशर डाला, किस पर डाला, ये दोनों जिम्मेदार हैं। जब तक उनको आप सजाएं नहीं देंगे, और ये मौजूदा जज साहब के बारे में भी पता करना होगा कि एक शख्स मुल्क से बाहर है, उनके पास पेश नहीं हो रहा, इश्तिहारी है, सजा याफ्ता है, पाकिस्तान में आ नहीं जा रहा, आप इतना बड़ा डिसीजन दे रहे हैं, दे 100 दफा दे, इसमें इम्प्लीमेंट भी करे। लेकिन काजी साहब जुल्फकार अली भट्टो को भी फांसी दी गई थी। ये ऑडियो वीडियो के गंदे धंधे को जो भी खेल रहा है, भट्टो साहब को क्या कंपेयर करना है इनके साथ? भट्टी साहब छोड़ें, वो तो आज उनकी पार्टी इतनी वीक फुटिंग पे है। देखिए ये इस जज उन्हें इनकी हमायत की जरूरत पड़ गई कि एक बंदा मुजरम है, मुल्क में नहीं आया, अपनी सफाई नहीं दिया। यहाँ तो ये बताया ना कि फलां बंदे ने आके उस दौर में अगर किसी अदारे पे इल्जाम लगा रहे हैं, उसने प्रेशर डाला, किसी हुकूमत में डाल रहे हैं, तो किस कौन बंदा जिम्मेदार है, इनकी जिम्मेदारी का तयन करना जरूरी है। हाँ, अगर वो फैसला जानबूझ के प्रेशर से गलत किया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। खुदा के लिए अदालतों को मजाक ना बनाओ, इस मुल्क को बचा लो, अब भी बचा लो, अब भी बचा लो, नहीं तो याद रख लो हर रोज भीग लेके। ख्याल है भट्टी साहब, मैं तो यही जाने वाले आपकी जो भी एस्टेब्लिशमेंट सिविलियन पार्ट है, इसका तो बोलो राम इन्होंने मिलजुल के खुद ही कर दिया। वो जज साहब के वो एक, और फिर ये कि आप ये कह सकते हैं, यकीनन हम जज साहब की जात को डिस्कस नहीं कर सकते, फैसला डिस्कस कर सकते। फैसले पे मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि भाई आपने वैल्यू जजमेंट क्यों दे रहे हैं? इंतकाम लिया, आप कहें जी एविडेंस इनके खिलाफ वीक था, जिन एविडेंस की बुनियाद पर इनको सजा दी गई वो गलत थी। ये आप इस फैसले में आगे जाके ये कहने की क्या जरूरत थी कि जनाब ये है, आप कहेंगे गलत फैसला हुआ था। इंतकाम लिया नहीं, फैसला इंतकाम लिया है तो किसने लिया, उसके एविडेंस दे ना, किस बेस पे ये कह रहे हैं। ये तो बड़ा आसान है कि पाकिस्तान में हर आदमी करप्ट है। भाई करप्ट है तो आप जज साहब इसीलिए थे कि दोनों पार्टियों को सुने, उनके वकला आके आर्गूमेंट करें और आप रीजन बताएं। इस बात में ये कंफर्म हो गया कि फलां आदमी ने आके दबाव डाला। इस तरह अदालतों पर भी इत्मीनान लोगों का जा रहा है। जमहूरियत ऑलरेडी अपनी क्रेडिबिलिटी खो गई है। सिविल अदारे बिल्कुल की तरह चल रहे हैं, चंद मैं सबकी नहीं बात कर रहा। खुदारा इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाए, इंतकाम को अब दफन कर दे, वरना याद रख लें ये 9 माह IMF से जो सूद पे पैसे लिए हैं ये गुजर जाएंगे। अच्छा, 300 बिलियन आपने वापस करने हैं। बट साहब आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ हम कहते हैं जी कि हम तो जो इदारा है वो हमें और खुदा का शुक्र है और हमें खुशी इस बात की कि हमें पैसे तो आए, हमें जैसे भी आए, और मगर ये हम तो ले नहीं सकते थे। जो अदालत है वो कहती है जी कि अदालतें इंतकाम लेती हैं। यही नतीजा निकाला ना कि वो अदालत कह रही है जी कि पिछली अदालत ने इंतकाम लिया था। तो फिर ये जो हमारे इदारे हैं इनके पल्ले रह क्या? वजारत ख़जाना अपना काम कर नहीं सकती, अदलिया के जज खुद कहते हैं कि जो हम यहाँ इंतकाम लिया गया उनकी माजी में, तो फिर ये क्या है इनके पल्ले? काजी साहब अगर आप मुझे 1-1.5 मिनट सिर्फ दे देंगे तो मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। मैंने ये फैसला पढ़ा है, एतसालत का जो फैसला आया है, बड़ा फैसला आया है, और ये गैर कानूनी प्लाट अलाटमेंट रेफरेंस था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर बरियत का फैसला है।
अब इसमें 3 लाइनें जरूर गौर कीजिएगा जो जज कह रहा है, मैं आपको मन पढ़ के सुना दूंगा। रिकॉर्ड बताता है कि नवाज शरीफ को इस वक्त की हुकूमत ने सियासी कैरियर तबाह करने पर मजबूर किया। मुल्क के 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साख को तबाह किया गया, एहतसाब अदालत के जज कह रहे हैं। अब शहजाद अकबर इस वक्त किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा जब कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ गया। एक बात। दूसरी बात अगर आप गौर करें, हामिद खान साहब की तकरीर को भी जरा गौर फरमा ले। टीवी पे, मीडिया पे आपने अच्छी तरह सुन ली। हामिद खान के बाद जज बशीर साहब की बातें भी आपको अच्छी तरह याद होंगी। और अब एहतसाब कोर्ट की जानिब से जब आ गया, काजी साहब पनामा में सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा हुई थी, सैकड़ों लोग जो दूसरे थे उनको तो किसी ने नहीं पकड़ा। उनमें वो उन सैकड़ों में पीएम कोई नहीं था, पब्लिक ऑफिस होल्ड कोई नहीं कर रहा था। जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आपके नीचे एक खजाना होता है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और ये नहीं आप व्हाट्सएप कह सकते कि 35 बंदे उत्थे कत्ल होए ने, तो जो मैं कत्ल किया मैंने क्यों पूछते हो? आपने अपना जवाब देना है, उन्होंने अपना जवाब। तो फिर तोशाखाने में क्यों कर रही हैं आप? तोशाखाने में आपने का जब आता आपका चेयरमैन आता है तब तोशाखाना सभी के लिए एक कौन कहता है? हम कहते हैं सजा दें, तो फिर सजा दें। और तो सीते आजाद कश्मीर दे वजीर सदर को गड्डी खो ली सी। और काजी साहब नहीं, मेरी बात सुने, इंसाफ की करें। मैं बात ये नहीं कर रहा, मेरा सवाल जब तोशाखाना में भी वैसे ही है तो फिर इस कोर्ट में भी वैसे ही। बात खत्म कर लें। ये जो 3 लाइनें लिखी हैं, ये जो भट्टी साहब ने बात उठाई है, इंतकाम लिया गया, वो किसने लिया इंतकाम? क्या एविडेंस है? सदा बताएं हमें काजी साहब। और यार मैं प्लीज, फैसला ठीक किया उन्होंने कहा जी इन पर इंतकाम लिया गया है। इंतकाम अगर लिया जाता है तो कोई लेने वाला भी तो होता है। किसने लिया? कब लिया? शहजाद अकबर कहाँ है? शहजाद अकबर कौन था? कौन शहजाद अकबर? शहजाद अकबर कौन था? जिसने सारा काम किया है। इसका मतलब यह है कि जुडिशरी लोअर जुडिशरी प्रेशर ले लेती है। अगर उस वक्त लिया था तो अभी ले रही है। अच्छा, आप मुकम्मल सवाल आपकी तरफ लाता हूं। भट्टी साहब की तरफ जा रहा हूं मैं। एक लाइन मुझे सिर्फ कह लेने दे भट्टी साहब। मेरा एक फिक्रा सिर्फ जो है वो ये है, इसमें नवाज शरीफ बरियत हो गए। आपका भी एक दोस्त जवेद भट्ट 10 साल कैद काट कर आया था, वो भी याद कर लें। जब लोग जेलों से बाहर आ जाते हैं तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक जज ने फैसला किया, दूसरे ने फैसला नहीं किया। इसका ज़ामिन कौन है? तब तारीख पाकिस्तान में पहला इश्तिहारी बरी हुआ है, पहला प्रेसिडेंट है। काजी साहब निहायत अदब एहतराम से जज साहब का फैसला मनवान, लेकिन इसमें इतना की बहाम है कि ये पहली अपील पे उड़ जाएगा। मुझे बताएं, ये फरमा रहे हैं कि उनकी सियासी साख खत्म करने के लिए किसने प्रेशर डाला? इनका काम तो ये बताना था कि यार उसमें सियासी दबाव डाला गया और उसने फैसला कर दिया गया। एक तरफ आप ये है कि आप 1973 का आइन जो तमाम जमातों ने मिलकर बनाया उसके मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराते। दूसरी तरफ आपका किरदार ये है कि जिसे सुप्रीम कोर्ट सजा दे, सुप्रीम कोर्ट कोई एक जज नहीं बोल रहा पूरे पाकिस्तान में। उसे पहले नैब से जेल, जेल से हस्पताल, हस्पताल से लंदन, 4.5 साल तक कोई अदालत नहीं बोल रही कि एक मुजरिम को कैसे इतनी देर रहने दे रहे हो, और वो मुल्क बाहर में बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। तीसरी तरफ आपके चीफ जस्टिस 3 जज से बाहर 14 मई को फैसला देते हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं नहीं मानता, आपका वजीर दाखिला मैं नहीं मानता। आप तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने का क्रेडिट रखते हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के जज से बाहर अंदर फैसला कर रहे होते हैं, तो आपकी पीडीएम हुकूमती जमातें सरकारी सरपरस्ती में अदलिया को धमकियां दे रही होती हैं। कादी साहब, इन्हीं हालात की वजह से आज मैं, आप और 22 करोड़ आवाम सफर कर रही है कि इन चंद मुफाद परस्त लोगों ने मुल्क के आइन और कानून को अपने जूते की नोक पे रखा। अपील तो होनी नहीं, अपील तो नैब ने करनी है। अपील तो इसमें होनी नहीं, नैब ने करनी है। और फिर नैब भी कोई प्रेशर ले लेगी बाद में जब करना होगा। मेरा सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि प्रेशर डाला तो और इसका क्या सबूत है कि आप प्रेशर नहीं है? कादी साहब, मैंने मान लिया ना, इंतकाम लिया। मुझे बता दे, उन्होंने साथ लिखा है किसने आके कैसे प्रेशर डाला, ये उन्होंने कैसे अजूम कर लिया, ये उन्होंने कैसे फैसला, उसकी एविडेंस नहीं होगी ना कि फलां बंदा आया, उस जज के घर गया, उसको धमकियां दी, उसके बच्चे उसको डराया। नहीं, रिकॉर्ड क्या बताता है? रिकॉर्ड बताता है, रिकॉर्ड आपसे उसी रिकॉर्ड के मुताबिक हाथ में लाया रिकॉर्ड ने। नहीं, उसी रिकॉर्ड के मुताबिक तो नैब ने सजा दी थी उन्हें। उसी रिकॉर्ड के मुताबिक तो नैब ने सजा दी थी उन्हें
फिर उस जज को बाहर ले आए। भाई आपने नहीं बट्टी साहब, मेरा ख्याल है कि अब तमाम फैसले जो एहतसाब अदालतों में माजी में हुए हैं उनको दोबारा से रिविजिट किया जाए, क्योंकि ये तो इंतकामी कार्रवाई करते हैं बकौल जज साहब की वर्डिक्ट के। कादी साहब, इसी जज साहब ने ये फैसला क्यों नहीं किया कि नैब ने 300 केस वापस क्यों लिए गए? उनमें बहुत सारे एविडेंस थे, उसमें सारे ही बेगुनाह थे। अगर सारे ही बेगुनाह थे तो मुकदमा दर्ज करने वाले साबिक चेयरमैन नैब को बुलाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। झूठा मुकदमा दर्ज करने से कादी साहब इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। ये बहुत बुरा प्रेसिडेंट है। हमें अदलिया के जो है उसको क्लीन करने के लिए तमाम फैसले एक तो नल एंड वाइड फिर कर दें, जाके अपील करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। ये नीचे तो इंतकाम हो रहा है बकौल जज साहब के, और उनसे पूछे कि कैसे हुआ इंतकाम। ये जज साहब ने पूरी अदलिया पर चार्जशीट कर दी है। उन्हें बताना चाहिए था कि ये दबाव किसने डाला, क्यों डाला, इसके कौन आया, कौन गया। 22 शेयर होल्डर्स थे जिनकी जदादे मुंजमद की गई थी नवाज शरीफ के चक्कर में। उनके रिश्तेदार जिनका इस केस से ना कोई तल्लक था ना वास्ता था, वो भी बेचारे साहब उनको रिलीफ देना, वैल्यू जजमेंट क्यों देते हैं? जिस जज ने फैसला गलत था भाई। मुझे बताया किस जमात ने जजों को गवर्नर बनाया, किस जमात ने जजों को सदर बनाया, किस जमात ने अपने माजी में मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को जमात का नाम दे दे, उनका नाम बता दे मुझे। किसने पीडीएम के जलसे में मेरी पाक अदारा एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाया कि सारी धांधली की जिम्मेदार ये एस्टेब्लिशमेंट है, हम इन खलाई मखलूक से मुकाबला करेंगे। कमाल है यार, कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा खा, खुदा के लिए इस मुल्क को चलने दो। क्यों इंतकाम की लाठी से पूरी काजी साहब ये भी बता दें एक्सटेंशन किसने दी थी, वो भी बता दें। दोनों ने सारा इल्जाम इन पे भी दे रहे हैं ना, उधर भी दे दें थोड़ा सा इल्जाम फिर। बट साहब मैं आपको एक जली रूप में लिख के दे देता हूं कि इन 3-4 पार्टियों में से मेरा कोई भी जाती रिश्तेदार नहीं है। करने का हक कितना है ये कौन कहता था? ये भी तो बता दे प्लीज। मेरे दिल पे मैं पीटीआई के नजरियात का उस दिन से मुखालिफ हूं जब ये पावर में नहीं आई थी, और भट्टी साहब उस वक्त के गवाह है मेरे कि मैं कहता था इनसे कख नहीं होना। ये सामने बैठे हुए हैं, आप हल्फन कह दें। मेरा रिश्तेदार कोई नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ भी नहीं होना चाहिए, किसी साफी का भी नहीं होना चाहिए, और मैंने यकीन है कि ਤੁਹਾਡਾ भी नहीं होएगा। मैंने लग रहा है ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ तो। लेकिन मैं एक अर्ज करता हूं भट्टी साहब कि ये अब जो है ये तो इन्होंने पूरी जुडिशरी को ही चार्जशीट कर दिया, मगर यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है, जाके सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो मर्जी बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये भी लफ्ज़ जो हैं जी। कादी मोहतरम सईद साहब, मैंने कोर्ट कवर किए, आप यकीन करें ये भी अदालतों पे हमला है। जज साहब का ये फैसला तारीख में लिखा जाएगा कि हमारी अदलिया दबाव में आके नजायज़ फैसले करती है। इस जज साहब को फौरी तौर पर तलब कर लेना चाहिए। हाँ, ये जज साहब का फैसला ठीक है। अगर नवाज शरीफ के खिलाफ किसी ने जबरदस्ती प्रेशर डाल के उनकी क्रेडिबिलिटी खराब करने के लिए, जो है ही नहीं, उस पर फैसला कराया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हमारी तो गुजारिश ये है। हाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई ना करना जो इश्तिहारी होकर मुल्क से चले गया, उसके खिलाफ कार्रवाई ना करना जिसने सजाद अली शाह की अदालत पे हमला किया था, उसके खिलाफ फैसला ना करना जो दरवेश साकब निसार के करैक्टर असैसिनेशन करता है, आसफ सईद खोसे साहब की करता है, उमर अता बंदयाल की करता है। इन्हें तो 7 खून माफ हैं, इन्हें तो 22 करोड़ आवाम का खून निचोड़ के पी ले तो ये बाद में कहते हैं 22 करोड़ आवाम के खून का रंग अच्छा नहीं था। मैं एक बात यहाँ जरूर वजाहत कर दूं कि हम फैसले पर बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी हम, इट इज अ मैटर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन। और भाई मुझे तो जज साहब की जात से हम बिल्कुल इंटेग्रिटी वाले हैं, मगर जो उनकी इंटेग्रिटी की वजह से कह रहे हैं कि ये जो माजी में गलती उन्होंने पॉइंट आउट की है, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए कि किसने इंतकाम लिया, कैसे लिया। अदब एहतराम से मुझे तो जज साहब का नाम ही नहीं पता, मैं फैसला डिस्कस कर रहा हूँ। जज साहब तो हर काबिल एहतराम है, हमारी जुर्रत क्या है। लेकिन अगर ये फैसला साजिश के तहत जो 3 दफा वजीर आज़म रहा है दबाव में ला के लिया गया है, हमारा ख्याल था कि उनका नामजद करते उन मुलजमों को, उन्हें गिरफ्तार करते ताकि आइंदा कोई साबिक वजीर आज़म पर 2 दफा कातलाना हमला ना करे, ताकि आइंदा कोई 170 साबिक वजीर आज़म पर मुकदमा दर्ज ना कराए, ताकि दोबारा कोई जुल्फकार अली भट्टो ना बने, ताकि कोई दोबारा नवाज शरीफ ना बने। अगर गलत है, अगर सही है तो फिर खुदा के लिए इंसाफ का बोलबाला करो, झूठे का मुंह काला करो, मुंह पे इनके ताले लगाओ। सच पे आपने पाबंदी लगा दी। ब्रेक है तो ब्रेक ही आनी चाहिए तो अच्छी थी। बड़ी बड़ी गिरफ्तारियों की हम बात कर रहे हैं, कुछ चीजें तय होनी चाहिए, ये असूल तय होने चाहिए
कि पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए लोग 2 जाबें करें, 3 जाबें करें, उसकी इजाज़त तो तकरीबन एक हवाले से है ही खैर से। तो ये भी चीज़ें तय हो जानी चाहिए और ये जुडिशरी जो है उसके इनको एतबार मिलना चाहिए, अच्छे के लिए चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे, कौन सी गिरफ्तारियाँ होंगी, 3 अरब रुपए जो लिए गए थे पिछली गवर्नमेंट में, क्यों स्टेट बैंक कह रहे हैं कि हम उसके नाम नहीं दे सकते? पब्लिक मनी थी, बताएं हमें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी बताएं, हमें भी बताएं और वजह बताएं कि क्यों दिए गए और किसके हुक्म पे दिए गए, और गलत दिए गए तो उनकी खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, एक हमें ब्रीदिंग स्पेस मिली है, चलें थैंक्स टू जो भी हुआ हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन ये कि अब हमें 8-9 महीने का वक्त मिला है। ये अब हम ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है इससे हम कैसे निकलें, और हमें अभी 24 कल फ़ारूक सलीम साहब कह रहे थे हमें 20-22 बिलियन डॉलर का इस माली साल में हमने डेट सर्विस करना है। अब क्या जो है कुछ गिरफ्तारी होने वाली है बड़ी, या कोई ख़ुद गिरफ्तारी पेश करने जा रहा है? आपके पास क्या खबरें हैं? खबरें ये दी जा रही हैं कि बाज़ लोगों के असाब जवाब दे गए हैं, अब शायद वो गिरफ्तारी दे दें। आपके पास क्या खबर है? देखें काजी साहब, अगर पाकिस्तान का माजी 14 माह का देखे तो एक जमात के खिलाफ जितनी इंतकामी कार्रवाई हुई है माजी के पूरे 75 साल दौर में नहीं मिलती। मेरी समझ से बाहर है कि 1947 में पाकिस्तान बना, क्या सिर्फ 3.5 साल 17 अगस्त 2018 से लेके 10 अप्रैल 1922 तक की करप्शन हुई, बाकी तब शफाफ है। तो इस पाकिस्तान को तो सोने की कान बन जाना चाहिए। ये IMF के पास जो आज आपने कर्जा रीशेड्यूल कराया है, जिसने बिजली की कीमत में इजाफा, 50% गैस की कीमत में इजाफा, क्या ये आखिरी है? क्या इसके बाद आप अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे? नहीं, ये 23-24 दफा जा चुके हैं। ये आपको वेंटिलेटर पे लगाया गया कि चंद महीने आपके बेहतर गुजरे। अगर इसमें आपने मुल्क को माशी तरक्की के रास्ते पर ट्रेन पे ना डाला, सियासी इस्तेकाम ना किया, तो 10 महीने बाद फिर कोई भी हुक्मरान हो, मुझे इससे गर्द नहीं उसका नाम क्या है, वो भी IMF के पांव पकड़ता होगा। बेगर हैव नो चॉइस, ये आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। क्या उन्होंने ये बताया कि 14 माह में हमने कितनी इंडस्ट्री बंद थी उन बंद इंडस्ट्रियों को चला दिया? क्या उन्होंने ये बताया कि कितने इन्वेस्टर दुनिया में पाकिस्तान से आए? टैक्स कलेक्शन पिछले 3 साल की निस्बत ज्यादा बढ़ा। काजी साहब, ये डंग टपाओ पॉलिसी ने पाकिस्तान की आवाम को 23 दफा IMF के आगे सामने पांव रगड़ते हुए गर्दन माथा रगड़ने पर मजबूर किया। खुदारा ये अब छोड़ दो ये काम, पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा होना होगा, वरना 10 माह बाद अल्लाह ताला आपको भी जिंदगी दे, मौजूदा हुक्मरानों को भी दे। लेकिन एक बात बता दूं काजी साहब, अगर ये 14 महीने बेहतर होते तो याद रख ले इलेक्शन वक्त पर हो जाते। सिर्फ एक बड़ी गिरफ्तारियां आप गलत कह रहे हैं, मैं इख्तलाफ करूंगा, आपको गलती कह रहा, अपने अल्फाज वापस लेता हूं। सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी मतलूब है, जिसकी वजह से रिकॉर्ड जो वो क्यों भट्ट साहब आपके ख्याल में कोई काजी साहब, मेरे ख्याल में इस वक्त चेयरमैन जो है वो ना तो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं और ना ही हुकूमत इनकी गिरफ्तारी लेने जा रही है। अब अल्लाह खैर सल्ला 9 अगस्त को हमारी हुकूमत जो है वो डिसॉल्व हो जानी है और बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो जाने। ताहम सबसे बड़ी बात ये जरूर याद रखिएगा कि तावन ना करने वालों के खिलाफ नैब में ऑर्डिनेंस आ गया है। जो तावन नहीं करेगा अब उसको गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। अगर कोई तावन करेगा तो वो गिरफ्तार नहीं होगा, और अगर नहीं करेगा तो नैब उसको गिरफ्तार पाबंदी सलासिल करेगी, ये उसका हक है। नहीं, वो तो हो रहा है ना, वो तो देखें, हम कानून पे अमल कर रहे हैं। जो तावन करता है वो जेल से बाहर हो जाता है, जो नहीं करता वो अंदर हो जाता है। ये तो ऑलरेडी हो रहा है ना, आपके सामने हो रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन काजी साहब 9 मई के बाद जो होना है उनकी माफी कोई नहीं होनी। नहीं, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माफी ना हो, हम तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये भट्टी साहब कि ये आपकी खबर ये है कि कोई ऐसी एक गिरफ्तारी, लेकिन वो मुझे कोई होती नज़र नहीं आती, कोई मुझे जान नहीं लगती इनमें। काजी साहब, मैं थोड़ा सा तहम्मुल से मेरी अर्ज सुने। पाकिस्तान में कमो बेशतर 15 से 20 वज़ीर आज़म रहे, ज्यादा होंगे या कम होंगे। कई मार्शाल्लाह दौर गए, जिसमें ज़ियाउल हक हो गया, यूब हो गया,
परवेज मुशर्रफ हो गए। एक वजीर आजम बता दें जिसमें 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हों। एक तो मुझे मिसाल आपके पास होनी चाहिए ना। देखिए मेरा कोई ये तो नहीं है, मैं उसका तर्जमान तो नहीं हूँ, उस दौर में भी हम पर सख्तियां थी, आज उससे 10 गुना ज्यादा है। लेकिन गुजारिश ये है कि 170 मुकदमे करके आपका दिल नहीं भरा, 2 दफा उस पर कातलाना हमला हो गया, वो मेरा ख्याल है सैकड़ों दफा अदालतों में चले गया। आप चाहते क्या है? क्या आपकी पुलिस पंजाब में इतनी अहलियत है? मैं चैलेंज कर रहा हूं, उसको पकड़ दो तो वो किसी बंदा कोई आके कह देगा उसामा बिन लादेन मैं हूं, एबटाबाद से उसामा बिन लादेन नहीं पकड़ा गया, उसकी 2 महीने रखेगा, शेप बढ़ जाएगी, दाढ़ी बन जाएगी। वो पुलिस के पास बहुत ज्यादा मेहनती है। ये जालसाजी के मुबैना जालसाजी के कुछ चंद अफसर, मेहरबानी है कादी साहब, इससे मसला हल नहीं होगा। सवाल ये है, भुट्टो फांसी लगा, नवाज शरीफ ने अटक जेल काटी, कभी किसी सियासतदान को यह जुर्रत नहीं हुई कि 9 मई जैसे वाकयात को दोहराए। ये पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है सर। नहीं सियासतदानों की जुर्रत की बात बताता हूँ। सियासतदानों ने आर्मी चीफ मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के लिए भेजा कराची में। हिस्ट्री पढ़ लें, हिस्ट्री मेरे कहने से नहीं होगी। बड़ी साहब हिस्ट्री तो फिर बड़ी लंबी बात हो जाती है ना। मैं अभी परवेज खटक साहब दूर तक जाएगी। अब मैं बताता हूँ, और फांसी लगवाने में तो हैंड इनकलाब थे। मुस्लिम लीग नून का जन्म जो है वो भुट्टो की फांसी के बाद हुआ था। हमने मैं अब क्या बात करूं? कोई पाकिस्तान का टीवी नाल हो के फांसी कराई तुसी। अब मेरी अर्ज तो सुन लो, मैं उस नेशनल मीडिया को सलूट करूंगा, सलाम करूंगा जो बेचारी पीपल जो पीडीएम के जलसों की तकरीरें और नारे लाइव दिखा दे, मैं मान जाऊंगा, मैं उसकी गुलामी करूंगा। चले मेरी बात सुन ले ना, छेड़े मलंगा नू अब नगरान। अच्छा भट्टी साहब, बात ये है आदम पर दोनों सियासी जमातों को ठेंगा दिखा दिया गया। उन्होंने कहा ये सारे करप्ट आदमी ले आए हो, और ये तो इनमें मुल्क भी तो चलाना है ना, बड़ा बैगेज है, कोई अदारा नहीं लेगा। काजी साहब अदारे ने न्यूट्रल होते हैं अदारा, लेकिन जब मुल्क की सलामती की तरफ कोई खतरा बन जाए, ये मुल्क चलाना है। ये इन्हें गलत फहमी है कि फलां एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ एक पेज पे है, वो पाकिस्तान के पेज पे होती है। चले वो तो बात इमरान खान मैं कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता ये गुनाह कबीरा ना किया करें जुल्फकार अली भुट्टो के साथ इक्वेट करना नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब जो भी है वो तो उनका तो जन्म ही इसलिए था कि पीपल्स पार्टी मुकानी है। की करते हो यार साहब, इकट्ठा क्यों खड़ा करते हैं? आप ठीक कह रहे हैं, ये बात बिलावल और ज़रदारी को नहीं पता जो आप कह रहे हैं। उन्हें पता है, उन्हें भी पता है, सबको पता है, तारीख को पता है। उन्होंने 5-6 आर्मी चीफ से टकराव किया, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को घर के भेजा, लेकिन वो अदारों के लाडले रहे। आज एक बात मेरी याद रख ले, एक खातून के टेकर निगरान वजीर आज़म बनने के लिए ख्वाहिश का इजहार कर रही है और कर भी दी है। अल्लाह ना करे वो हो गया तो उनकी जो अदारों के बारे में राय है, मैं वो अल्फाज नहीं कह सकता, वो अदारे मेरी आन शान और फखर है। तो काजी साहब इस घर को आग लग रही है, घर के चिराग से। अच्छा भाई साहब, तरीके इंसाफ को तोड़ने की इतनी कोशिश क्यों की जा रही है? अगर उनके साथ वोट बैंक नहीं है तो क्यों ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो घर चले जाओ, नहीं तो जेल में चले जाओ? ये इंसाफ मुझे समझ नहीं आती, मेरी समझ से बाला है। नहीं वो तो भट्ट साहब ने बता दिया ना, जो तावन करेगा वो कानून भी बन गया है, तो इसलिए तावन करें। तो तावन जो है वो बड़ा जरूरी है, हमारे तावन की तंजीम भी कादी साहब तावन करे, आवाम को गिरवी रख के तवान। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ना भट्ट साहब ना बिलावल भुट्टो साहब तारीख को मसख कर सकते हैं, ना जरदारी साहब मसख कर सकते हैं, ना कोई और मसख कर सकते हैं। तारीख सारी यहाँ होती है। हाँ, कोई जो मर्जी बाद में किसी से हाथ मिला ले या ना मिला ले, मगर इस बात से कौन इनकार करेगा कि जनाब जुल्फकार अली भुट्टो की जो एक नॉन इलेक्टेड असेंबली में जाके बैठ गए। नहीं यही बिलावल साहब अगर चौथी दफा नवाज शरीफ इलेक्शन जीत गया तो उसको वोट डालेगा? यार मैं उनका जिम्मेदार हूँ, वो मेरे को भाई लगते हैं, मैं उनको वो जो गलत करेंगे मैं उसको जस्टिफाई तो नहीं करूंगा ना। भाई साहब आपका कोई भाई नहीं है, लेकिन आपकी बातें तारीख में लिखी जाएंगी। क्या बातें लिखी? आप जो फरमा रहे हैं, ये जो मीडिया पे चल रहा है, ये भी तारीख का हिस्सा है। मैं तो तारीख दोहरा रहा हूँ भाई, मैं तारीख बना नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी पे बगलें बजाने वालों में कौन कौन आगे था? वो जो एक क्यारी में लगाए थे, गमलों में लीडर लगाए थे, वो कौन थे? आज उन्हें हमें लीडर बना के हमारे ऊपर मुसल्लत करके उनको भुट्टो के साथ जोड़ते हैं। आप जाम साकी के साथ जोड़ेंगे, रसूल बख्श पलीजियों के साथ जोड़ेंगे, जिन्होंने 11-11 साल जेलों में काटे।
और ये जेलों के अंदर पिकनिक बनाने जाते हैं। बस कहता था डाकू, सबसे बड़ा डाकू। और यार मैं उसका स्पोक्स पर्सन हूं, आप स्पोक्स पर्सन ना बने, मैं ये कह रहा हूं, मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं। कौन था वो? जो भी था मुझे नहीं पता, बेनजीर भुट्टो ने कहा था तो और उन्होंने गलत कहा था या सही कहा था वो तारीख जज करेगी, मगर मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि ये तारीख का एक हिस्सा है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले भी हम बात करते हैं तो वो करके इधर निकल जाते हैं, क्योंकि इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। भट्टी साहब आगे बढ़ते हैं। अब हमने कल भी एक बात की थी और आज भी एक बात करते हैं, वक्त कम है। 620 लोगों को 3 अरब दिया पिछली गवर्नमेंट में। स्टेट बैंक के गवर्नर से पूछा कि जनाब, वो कहते हैं जी मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो जाके PAC में बताऊंगा। मैं इसमें एक बात का इजाफा करता हूं, कल हमने एक पाकिस्तान के शहरी होने के हवाले से मुतालबा किया था कि पाकिस्तान में जितनी प्राइवेटाइजेशन हुई है इस सब का फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, और किस किस की जान छुड़ाई थी, मैं यहां बात नहीं करना चाहता, एक बात। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में आज तक जितने लोगों ने कर्जा लेके कर्जे माफ कराए हैं, इनकी लिस्ट पहले भी निकली थी, आज भी निकाली जाए। आप सपोर्ट करते हैं भट्टी साहब? कैसे 100% निकलना ही चाहिए, क्यों ना निकले मुझे बताएं। मैंने ही कर्जा लिया है, अगर मैंने कर्जा आइन और कानून के मुताबिक लिया, माफ करा दिया, और मेरी प्रॉपर्टी असल जायदाद पहले से मल्टीप्लाई अरबों गुना ज्यादा है, ऐसे गिद्धों को नाम निकालें। गरीब आदमी को आटा आप मुफ्त बांटते हुए 30-20 से ज्यादा लाशें दे देते हैं, तो अमीर आदमी खरबों रुपए खा ले और उसका नाम नहीं देते। क्या क्वाटा प्लांट का नक्शा मांग रहे हैं? भाई जिसने कर्जे माफ कराए हैं, सही है या गलत है, बाद में उनके नाम तो सामने लाएं, हम देखें तो सही वो किस लिविंग स्टाइल में रह रहे हैं, उन्हें कर्जे किस बुनियाद पर माफ किए गए, क्या उन कर्जों को लेकर बैरूने मुल्क खरबों रुपए तो नहीं बनाए गए? ये मुल्क में चंद खानदान खरबों रुपए के कर्जे लेते हैं और 95% आबादी अपनी तालीम नहीं ले पाती, अपने लिए पानी नहीं ले पाती, 2 वक्त का खाना नहीं ले पाती। कब तक सिलेक्टेड इंसाफ करोगे? सिलेक्टेड इंसाफ इंतकाम को जन्म देता है। डरो उस वक्त से जब 22 करोड़ अपने हकूक के लिए बाहर निकल आए, वो किसी एक सियासी जमात के लिए नहीं, उस वक्त किसी के पास भागने का रास्ता नहीं होगा। एक ही तरीका, अल्लाह और अल्लाह के बताए हुए रसूल के हिदायत के मुताबिक जिंदगी बसर करो। चोर को चोर की सजा दो, ना किसी पे ना हक इल्जाम लगाओ, ना सजा दो, मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाओ। थोड़े आइन तो एक फ्लेक्सिबल सी चीज बना के रखती है मौजूदा हुक्मरानों ने, तो कायसा फिर पाकिस्तान भी तरक्की नहीं करेगा। फिर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है भट्टी साहब, सुबह निकलते हैं कर्जा मांगने, शाम हो जाती है। 22 करोड़ आवाम भी मकरूज है, हर आदमी 2.5 लाख से ज्यादा मकरूज हो गया। फिर कादी साहब, जिन लोगों ने लूटा है, जो राहजान है, उन्हीं को चौकीदार बनाओगे तो फिर तुम्हारे घर का सफाया होगा। अब भी सिमत डायरेक्शन ठीक कर लो, अब भी पाकिस्तान के लिए आ जाओ मैदान में, यही एक तरीका, बाकी और कोई तरीका नहीं। मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ भट्ट साहब, जो भी फैसले करने वाले लोग हैं, बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और जिस तरह नाजुक दौर में हम हैं इसमें, क्योंकि आप मेरे ख्याल में लल्ले तलल्ले बर्दाश्त हो नहीं पाए। काजी साहब, ये नाम मंजर आम पर कभी नहीं आएंगे। अच्छा, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का नाम आ रहा है यार, मैं भूल जाऊंगा, बड़ा एक मोतबर नाम है वैसे वो तो। भट्टी साहब, अगर वो उनका नाम आया, जो मेरी इतला है, सुन लें, क्योंकि एक खातून पॉलिटिशियन ने, जिन्होंने कभी कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, जिनका क्रेडिट है उनके वालिद वजीर आज़म रहे, जिनका क्रेडिट है उनके चचा वजीर आज़म है, जिनका क्रेडिट है उनके चचा के बेटे मोहतरम हमजा शहबाज, मेरे बड़े अच्छे करीबी दोस्त हैं, वो वजीर आला पंजाब रहे, वो चाहते हैं। अगर मुशाहिद साहब आए तो फिर केयर टेकर 1 साल से ज़्यादा चल सकती है, इसका इम्कान है। मैं ये नहीं कह रहा होगा, देखे, एक होता है हिस्ट्री दोहराना, एक होता है हिस्ट्री बनाना। कुछ लोग हिस्ट्री बनाते हैं, हम उनके रेफरेंस देते हैं, हम उसका पार्ट नहीं है। हमारा काम है निशानदेही करना, अदालतों और अदारों का काम है इन्वेस्टिगेशन करके जिम्मेदारों को सजा देना। अगर मुशाहिद साहब आए तो 3 माह के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि इनसे 3 माह 14 माह 1400 साल से भारी गुजर रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि वो अपनी नए भतीजी की ख्वाहिश के लिए, अगर वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं बनाए, लेकिन शायद कुछ अदारों को उस पर एतराज़ हो, क्योंकि मैंने भी 3 क्लिप्स उनके अहम अदारों को भेजे हैं। जनाब, आपके बारे में ये फरमाती थी, हमारे लिए तो आप काबिल कदर थे। तो आप मुझे बताएं कादी साहब, क्या वाकई ही अगर मुशाहिद हुसैन साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनते हैं तो 2 माह में इलेक्शन हो जाएंगे? आप दोनों से मेरा सवाल है, भट्ट साहब से भी और अदब से। मैं तो दूर बैठा हूं। मैं आपको वही जवाब दूंगा जो इत्तेज़ाज़ असद साहब ने जान दिया था
कि हम मुस्तकबिल की कोई पेशन गोई नहीं कर सकते, जो माजी में गुजर गया वो बता सकते हैं कि हाँ जी यह होया सी तो मैं वेख्या भी सी खैर नाल, लिहाजा वो हम नहीं बता सकते। लेकिन बट साहब मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या ये नहरों में जो नहाना वाना है ये कोई कानूनी है या गैर कानूनी काम है? काजी साहब देखें, आप जिस वफाकी वजीर की तरफ इशारा करके मुझसे बात करवा रहे हैं, मैं ये कहता हूँ हमें भी इजाजत दें। हमेशा फायदा उठाते हैं। नहीं तो ठीक है, देखिए मैं ये कहता हूँ बड़ी खुशी हुई है कि अवाम के साथ वो घुल मिल गए हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बाकी जो गर्मियों में जिनके पास कोई और आसरा नहीं है और लाहौर की नहर में भी नहाते हैं तो उनको भी ना पकड़ा जाए। काजी साहब ये तो नहर वाली बात तो आपकी दुरुस्त है, ये मुनासिब नहीं है, लेकिन असल जो बात है उस टॉपिक पर आए वो है महकमा ने जो बयान जारी कर दिया है, पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीली आ गई है। काजी साहब आप देखें कि दुनिया में गर्म तरीन जो तारीखी दिन था वो जनाब गर्म तरीन 3 जुलाई को था, इसी रवा माह में। अब इसी रवा माह में 30 साल बारिश से जो रिकॉर्ड टूट गया है वो भी है। ये सारी आपको याद है वो सैलाब आया था 2005 में, जलजला काजी साहब आया था, वो हमने वादे ना वो मकान बने ना कोई सैलाब के रस्तों से लोगों को हटाया गया, वो माल किधर गया भट्टी साहब? काजी साहब वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में सैलाब आया था उसका नुकसान का अंदाजा $40 बिलियन है। चलें भट्टी साहब, ये तो फिर सैलाब आने वाला है, कोई है हम बातें कर रहे हैं सियासतदानों की, अच्छा भट्टी साहब अंदर जाने की बाहर जाने की, ओ भाई हम तो नहीं कर रहे भाई, हम तो सिंपली रिपोर्ट कर रहे हैं। हमें माफ़ कर दें अगर किसी का दिल दुखाओ हमारी बात से, तो हम तो चाहते हैं कि सब अपना काम ठीक करें, यही। अच्छा भट्टी साहब ये तो मैं ये कहता हूँ कि हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि अवाम के भी वही हकूक़ हो जाने चाहिए, कम अज़ कम सानू नहरा जी ना लेने दो यार, क्योंकि घर में तो ना बिजली है ना AC है, तो क्या करें? भट्टी साहब ओवर टू यू, आखिरी लम्हे हैं प्रोग्राम के। कादी साहब नहर में हमेशा गरीब का बच्चा डूबता है, उधर नहीं नहाने देना चाहिए। अमीर लोग तो बैरून मुल्क आके स्विमिंग पूल में नहाते हैं। कल बारिश जो हुई पूरे मुल्क ही दरिया बन गया था, नहर बन गया था। गरीब आदमी की पाकिस्तान में किस्मत भूख से मरना है, पानी से मरना है, बिजली से मरना है और बेबसी से मरना है। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे। लेकिन भट्टी साहब हम हमेशा उम्मीद के नोट पे ही ख़त्म करते हैं। हमें पता है ये मुल्क बड़ा रेजिलियंट है, बहुत कुछ हुआ इसके साथ, हो भी रहा है, मगर इससे यौदा बरा होगा और निकलेगा भी, और इंशाल्लाह एक दिन हम उन लोगों को सज़ाएं दे पाएंगे और उन लोगों को जज़ाएं दे पाएंगे जो इसके मुस्तहिक हैं। इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।